क्या हार्डवेयर वॉलेट को रेगुलेट करना समझ पाना भी इजी है? और एक और बात बताइए, आज तो हार्डवेयर वॉलेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिंक पे खुल रहा है, कल को वो लिंक ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? सारा खेल 12 से 24 वर्ष। मान लो एक कंपनी सपोर्ट नहीं करती, दूसरी तो करेगी, तीसरी तो करेगी, कहीं ना कहीं वो आप एक्सेस कर पाओ। तो ये एक सॉफ्टवेयर बनाया किसने यार? ये इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर बना किसने दिया यार? तो पापा जॉन्स पे जाके पहली ट्रांजैक्शन ऐसी हुई थी कि भैया 10,000 बिटकॉइन, वो मुझे 2 पिज्जा दे दो। वो 20-30 डॉलर के रहे होंगे। और आज 10,000 बिटकॉइन की क्या वैल्यू है? सिरी फोड़ लेगा बेचारा। सर ये डिसाइड कैसे होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी बढ़िया है और ये क्रिप्टो करेंसी बेकार है? इसको कौन रेगुलेट करता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो यही है। देखो, डिसाइड की बात नहीं होती है इसमें। यहाँ समझना पड़ेगा कि तो दोस्तों आइए वेलकम करते हैं पंकज तंवर जी का, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया के नाम से, और जिनसे मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया बिटकॉइन है क्या। लेकिन आज मैंने सर को इनवाइट किया और बिटकॉइन को जानेंगे डिटेल में, बल्कि खाली बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो करेंसी को जानेंगे डिटेल में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सर पंकज जी, सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का जो है ना वो यही है कि सर पंकज तंवर है कौन? आपके बारे में कुछ भी नहीं पता लोगों को कि आप कहाँ रहते हैं, क्या बिजनेस वगैरह आप कुछ और करते हैं नहीं करते हैं। बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया तो है ही है, तो थोड़ा सा सर अपने बारे में एक बार बताइए सर। सबसे पहले तो राहुल भाई थैंक यू, आपने इनवाइट किया और हम कब से प्लान कर रहे थे कि कुछ ऐसा करेंगे। और मैं चाहता था कि भैया आप मेरे पास आओ, लेकिन समहाउ आपने बाजी मार ली, उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पर पंकज तंवर है क्या? पंकज तंवर आपकी तरह ही एक आम आदमी है, कोशिश करता है कि क्रिप्टो की एजुकेशन दे सके। लेकिन अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने से पहले जो मैं शुरुआत करूंगा कि मैं यहाँ पे आया कैसे, बिटकॉइन के अंदर मेरी एंट्री हुई कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और समझ लो कि जब बिटकॉइन का भी नहीं पता होता था लोगों को, तब मैं इंडिया के अंदर बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा था, या मुझे पता चला था। और मैं बात कर रहा हूँ वो 2014-2015 की। और यहाँ पर तब भी मुझे लगता है मैं बहुत लेट हूँ। 2014-15 में लोगों को पता नहीं होता था, तब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हूँ। क्यों? क्योंकि उससे पहले कई लोग, इंडिया के अंदर छोड़ दो, दुनिया में इसके लिए बहुत कुछ हो चुका था। लेकिन यहाँ पर जब मैंने पहला बिटकॉइन खरीदा था, वो था लगभग 14-13,500 रुपये का, यानी कि $200-250 के आसपास का। आज हम बात करते हैं तो $1,00,000 है। कितना रिटर्न दिया है, कैसे हुआ है, ये अब तो सब कुछ सबको पता है। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी, तो आप कह लीजिए मैं एक फ्रॉड का शिकार हुआ था, या आप कह लीजिए एक स्कैम का शिकार हुआ था। और आज भी कई लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को स्कैम बोलते हैं, बिटकॉइन को स्कैम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने शुरुआत की थी, उस टाइम पे कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था, आज तो बच्चा बच्चा जानता है कि बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन के बारे में थोड़ी समझ भी रखते हैं। लेकिन जब मैंने शुरू किया था तब कहानी कुछ और ही थी। तब तो एक्चुअल में इंडिया के अंदर अगर हम किसी से बात करते थे कि भैया बिटकॉइन है क्या, तो वो बोलता था ये तो स्कैम है। स्कैम से ज़्यादा वो क्या बोलते थे, MLM स्कीम है। उसका एक रीज़न है इंडिया को लेके खासकर, क्योंकि यहाँ पे 2014, 15, 16 के अंदर बिटकॉइन को कहीं ना कहीं दिखाया ही इसलिए गया था, इसी तरह गया था कि एक MLM स्कीम है। और बहुत सारी MLM स्कीम आई थी, और बिटकॉइन को ओरिएंट अगर सेंटर में रख के उस टाइम पे कई सारे कॉइन्स निकले थे यहाँ पर 2016, 2015 के अंदर। तो उसमें से एक कंपनी का मैं भी शिकार रहा। और एक्चुअल में मैं शिकार क्या बोलूँगा, मैं तो ये कहता हूँ कि भैया कहीं ना कहीं थैंक यू भी है एक तरह से, कि मुझे बिटकॉइन के बारे में वो बता गया कि बिटकॉइन होता क्या है, और समझ में आने लगी कि बिटकॉइन चीज़ क्या है। तो लोग ऐसी गलती ना करें, तो इसी चक्कर में मैंने अपना एक चैनल शुरू जो है स्टार्ट किया, और बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की एजुकेशन देनी शुरू करी। उससे पहले मैंने खुद ली, तो ऐसे जर्नी शुरू हुई थी।
मेरे अगर बैकग्राउंड की बात करते हो तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है। पहले मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से था। बैंकिंग में मैंने अच्छे लेवल पे थोड़ा सा काम किया। उसके बाद लगा कि नहीं यार, अपना खुद का करना चाहिए। और फिर हम थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करके फाइनली ऐसा लगा कि हाँ यार, अब एक स्टॉप आ गया है जिस पे रुकना चाहिए, और वो स्टॉप था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का। ओके, बहुत ही बढ़िया सफर था सर आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को बिटकॉइन का पता ही नहीं था, और दुनिया के लोग तो पैसे बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं था ये है क्या। सर लेकिन ये क्रिप्टो वॉलेट क्या है सर? ये भी मेरी खुद की समझ में बड़ी मुश्किल से आया था। जब मुझे याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रिप्टो की आईटीआर भरी थी, तो मैंने लिटरली आपसे 70 सवाल किए थे। हाँ, तो ये क्रिप्टो वॉलेट क्या है सर? देखो, आप समझ लो कि किसी चीज़ को अगर कहीं रखना है तो उसको रखने की एक जगह होती है, ठीक है ना? आप अपना सामान भी कहीं अलमारी में रखते हो, अपने गहने हो गए, गोल्ड हो गया, उसको तिजोरी में रखते हो। तो ऐसे ही ये भी एक समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी रखने की जगह है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑप्शन है हमारे पास में। एक होता है कि आपने ऑनलाइन अपना वॉलेट आते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, यहाँ पे आपका सेफपाल वॉलेट हो गया, ये सब ऑनलाइन वॉलेट्स हैं। एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो, जैसे कि अमेजॉन और दूसरे तरीके के होते हैं, ऐसी एक ऐप चलती है, उसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हो। बिटकॉइन और बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसीज को ये सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि अगर आपका मान लो बग आ गया फ़ोन के अंदर, या कोई आपने गलत लिंक क्लिक कर दिया, तो आपका फ़ोन हैक होता है, तो आपको पता ही है आपके बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो ये रिस्क इसके साथ में रहता है कि ऑनलाइन अगर आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आपका वॉलेट भी खाली होगा। बैंक वाले अकाउंट के तो फिर भी ट्रेस कर सकते हो, कहीं ना कहीं इंडियन बैंक में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे दुनिया के किस कोने में वो क्रिप्टो करेंसी आपकी ले गया है नहीं पता है। तो इसी के लिए एक और ऑप्शन आता है, वो आता है हार्डवेयर वॉलेट का। हार्डवेयर वॉलेट एक पेन ड्राइव जैसी डिवाइस होती है, और उसको आप जो है, कहने की बात है कि वो ऑफलाइन रहती है। मतलब जब आप उसको ट्रांसफर करोगे तब ऑनलाइन कनेक्ट करोगे, और जो आपकी प्राइवेट की होती है वो आपके उस वॉलेट के अंदर रहती है, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रहती है। जब तक आप ओके नहीं करोगे वो ट्रांसफर नहीं होगी। तो दो तरीके के वॉलेट आते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन जिसको हम हार्डवेयर वॉलेट बोलते हैं, और उसके अंदर जो बड़े नाम है वो है लेजर और ट्रेजर। बट सर ये गुम हो गई तो हार्ड डिस्क, ये पेन ड्राइव टाइप, तो हो कैसे? गई तो होने दो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ। देखो, चाबी आपके पास ही है। अब वो चाबी क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सारा खेल होता है 12 या 24 वर्ड्स का होता है, जिसको हम बैकअप फ्रेज कहते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपका ऑनलाइन वॉलेट हो, ऑफलाइन वॉलेट हो, अगर आपके पास वो 12 वर्ड या 24 वर्ड हैं, तो समझ लीजिए आप दुनिया में कहीं पे भी, या किसी के पास आपके 12 या 24 वर्ड चले गए, तो वो दुनिया के किसी भी कोने से आपके वॉलेट को यहाँ पर एक्सेस कर सकता है और आपका सारा क्रिप्टो करेंसी को उड़ा सकता है। तो ये जो 12 से 24 वर्ड होते हैं, जिसको हम बैकअप फ्रेज कहते हैं, कई और भी तरीके के होते हैं, पास कीज भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो नॉर्मली होता है, नॉर्मल जो वॉलेट्स के अंदर होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो 12 से 24 वर्ड होते हैं, और वो कुछ भी हो सकते हैं, पेन, टेबल, कार, कुछ भी हो सकते हैं। वो आपको सेव करके रखने पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप कोई वॉलेट खरीदते हो, सबसे पहले हार्डवेयर वॉलेट की बात करता हूँ, या आप ऑनलाइन वॉलेट भी बनाते हो, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना बैकअप लो। वो 12 वर्ड या 24 वर्ड आप अपनी पेन कॉपी लेके पेन से लिख के उसके अंदर कॉपी के अंदर रख लो। ऐसे ही ऑफलाइन वाले जो होते हैं वो भी आपको ऑप्शन देते हैं, बल्कि ऑफलाइन के अंदर तो वो बकायदा स्लिप देते हैं 3-4, उसके अंदर आप लिखो कि 12 या 24 वर्ड है, और उसको अलग अलग जगह पे लोग रखते हैं, ताकि अगर मान लो एक घर के अंदर आग लग गई, अगर घर के अंदर आग लग गई, आपका वो वॉलेट जल गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास वो 12 वर्ड या 24 वर्ड हैं, ठीक है, तो वो आप कहीं से भी दुनिया में एक्सेस कर सकते हो उस वॉलेट को। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार हार्डवेयर वॉलेट बना लिया, उसके 12 वर्ड आप ऑनलाइन वॉलेट में भी एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर कैच है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सारा खेल वो 12 से 24 वर्ड का है। जिसके पास वो 12 से 24 वर्ड आपके होंगे, वो आपका हार्डवेयर वॉलेट आपके जेब में भी हो, वो अपना ऑनलाइन वॉलेट में भी वो एक्सेस कर सकता है, और ऑनलाइन वॉलेट से आप सारा पता चल जाएगा आपके पास क्या क्या है, और वो आपका कहीं से भी ट्रांसफर कर सकता है। कोई ओटीपी वगैरह कुछ नहीं, कोई ओटीपी नहीं होता, सिर्फ
ये 12 से 24 ओवर का खेल है और सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े तुर्रम खां भी हैं, खैर उनके पास तो 3-3 4-4 वो वॉलेट को वो करते हैं कि जैसे कि वजीरेक्स का हैक हुआ था उसके अंदर 2-3 वॉलेट उन्होंने सिंक्रोनाइज किए हुए थे। जब तक 2-3 वॉलेट कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे तब तक सिग्नेचर वहां नहीं जाता। तो अगर वो ना देखें तो ये चीजें चलती हैं। अगर वो हैक हो गया तो समझ लो गया, नहीं तो फिर आप सेफ हो। तो इसलिए कहते हैं कि उसको आप प्रोटेक्ट करके रखो। अब आपने वजीरेक्स का ही मुद्दा उठाया सर, स्कैम हुआ वजीरेक्स में, चोर चोरी करके चला गया है, ये पता नहीं चोर है कहाँ का। मतलब मेरे पास बहुत सारे यूजर्स ने फोन किया कि सर नुकसान हो गया इंडियन एक्सचेंज में रखने का। तो कहीं ना कहीं वही वाली बात है जो आप हमेशा से ही कहते रहते हो, भैया अपने अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो हार्डकोर वॉलेट में रखो, हार्डवेयर वॉलेट में रखो। किसी भी एक्सचेंज पे, इंडियन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, किसी पे ट्रस्ट मत करो। तो सर क्या हार्डवेयर वॉलेट को रेगुलेट करना समझ पाना भी इजी है? और एक और बात बताइए, आज तो हार्डवेयर वॉलेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिंक पे खुल रहा है, कल को वो लिंक ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो मैं यही कह रहा हूं ना, हार्डवेयर वॉलेट का कोई लिंक से लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है, वो मैंने क्या बताया, सारा खेल 12 से 24 वर्ड का। मान लो एक कंपनी सपोर्ट नहीं करती, दूसरी तो करेगी, तीसरी तो करेगी, कहीं ना कहीं वो आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर बनाया किसने यार? ये इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर बना किसने दिया यार? सॉफ्टवेयर की बात नहीं है। जब शुरुआत हुई थी 2000, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा बिटकॉइन की ये इजाद कैसे हुई। हाँ, आपको याद होगा क्योंकि मैं उस टाइम पे टर्मिनल के ऊपर ही था सिस्टम पे, जब 2008 के क्राइसिस आए थे और लेमन ब्रदर्स और वो सब कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट होते दिखे थे और एक रिसेशन का मोड आया था और अच्छा खासा हाहाकार मच गई थी यूएसए की मार्केट के अंदर और इंडियन मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा था और लोअर पे लोअर सर्किट लग रहे थे। मेरे तो सामने था और एक सज्जन आए थे और हमारे जो ब्रांच मैनेजर पे उन्होंने मतलब चढ़ गए थे लिटरली कि भैया मैं मार्जिन भरने वाला था, शाम के टाइम आए, लेकिन उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो उड़ गया था फ्यूचर के अंदर। तो ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो शुरुआत क्या हुई है, एक सतोशी नाकामोटो, ये एक्चुअल में है कौन किसी को नहीं पता। ठीक है, अननोन आइडेंटिटी है, कई लोगों ने क्लेम किया लेकिन कोई भी जस्टिफाई इसको नहीं कर पाया कि एक्चुअल में कौन है। तो एक अननोन पर्सन ने ये सारी चीजों को देखा कि भैया ऐसा हो रहा है, तो एक पैरेलल करेंसी यानी कि आप कह लो कि एक अलग सिस्टम बनाने की उसने कोशिश करी और उसका नाम दिया बिटकॉइन। ठीक है, ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर और यहाँ पे 2009 में जब 2-3 साल तक इसके ऊपर वर्किंग चली। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज हम माइनिंग की बात करते हैं ना, एक बिटकॉइन माइन करने में लगभग 40 से 50 हजार डॉलर चाहिए। 40-50 हजार डॉलर कितने होते हैं? बाप रे, 40-50 हजार डॉलर अंदाजा लगाओ कितना 90 तो कर ही लो मोटामोटी। अगर मान लो 85 रुपए का $1 है तो समझ लो 40 लाख के लिए 40 लाख रुपए एक बिटकॉइन को बनाने के लिए आज की डेट में चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे जब 2009-2010 में जब इसका इजाद हुआ था तब लैपटॉप से इसको माइन कर सकते थे और इसको माइन करते हैं तो एक ब्लॉक का रिवॉर्ड होता है, उस टाइम पे 50 होता था और हाफिंग कर करके वो आज की डेट में 3.125 के आसपास है। ऐसे शुरुआत हुई थी। तो वहां पे जब वो रिसेशन को पैरेलल करेंसी उसने खड़ी करने की कोशिश की थी और ऐसे ये सारा सिलसिला चला और फिर उसको देखम देख जब लगा कि बिटकॉइन ट्रेंड में आ रहा है तो बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसीज निकल के आई और उसके अंदर से एक मेजर जो करेंसी है वो इथेरियम को बोलते हैं और बहुत सारे कोई कुछ जो डिफरेंट तरीके से यूज केस बना के डिसेंट्रलाइज, कहने का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, कोई इस पे उंगली ना उठा सके, कोई कहीं भी ले जा सके, एक फ्री मनी की तरह ये शुरुआत इसकी हुई थी। अब ये वजीरेक्स का स्कैम सर हमारा रह गया टॉपिक। वजीरेक्स का स्कैम तो हो गया, अब इंडियन एक्सचेंजेस को कुछ मिलेगा? लोगों को, बल्कि एक्सचेंज तो चलो तबाह हो ही गया, कुछ लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सबका पैसा ब्लॉक है एज ऑन डेट। देखो, मैं तो बहुत बार इस चीज को कवर करता हूँ और जिस दिन शायद हैक हुआ था हमने आपके साथ में वीडियो भी बनाई थी उसके लिए कि भैया अगर मान लो डिफॉल्ट करता है, इंसॉल्वेंसी होती है तो क्या होता है। लेकिन ये जो कंपनी है रजिस्टर्ड सिंगापुर में और सिंगापुर में ये लीगल मैटर इसका चल रहा है। लेकिन अभी क्या अपडेट निकल के आई है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 230-235 मिलियन डॉलर के उनके क्रिप्टो करेंसी हैक हुए थे और कहा जाता है कि जो हैकर्स हैं वो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। ठीक है, अब वहां से वापस आने की पैसे बहुत
कम गुंजाइश है, या आप कह लीजिए ना के बराबर है। बहुत सारे इन्होंने बाउंटी रखी, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो नहीं निकला, और हमें लगता भी नहीं अब आने वाले टाइम के अंदर वो आएगा भी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ही हैक हुआ था, कोई जापानीज एक्सचेंज था उस टाइम पे 2014 के अंदर, वो एक बड़ा एक्सचेंज था। FTX था शायद। FTX नहीं था, मेडगॉक्स। ओके। FTX तो हैक नहीं हुआ था, FTX के साथ में कुछ और इशू था, लेकिन मेडगॉक्स जो था उस टाइम पे हैक हुआ था 2014 के अंदर। जापान का सबसे बड़ा एक्सचेंज था। लेकिन जब बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी, 2024 में जाके लोगों को उसके रिटर्न मिला। लेकिन मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी के 1000 रुपए थे तो 10,000, 10 साल के अंदर इतनी ग्रोथ हो गई बिटकॉइन की कि 1000 के उनको 10,000 रुपए मिले। तो बंदा सोच रहा है कि यार चलो ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा रिटर्न अच्छा ही मिल गया, तो सेटिस्फेक्शन हो गई। यहां पे क्या हो रहा है, वजीरेक्स के हैक के लिए मैं बताना चाह रहा हूं। जब ये हैक हुआ था, आज उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो उनके पोर्टफोलियो की, जो उन्होंने कंपनी वालों ने भी बताने की कोशिश की है कि भैया ऑलमोस्ट जितना हैक हुआ था उतना कवर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ये माइंडसेट लेके चलो कि भैया जिस टाइम पे मेरा हैक हुआ था मेरे इतने पैसे थे, तो उम्मीद की जा रही है कि आपको उतने तो पैसे मिल ही जाएंगे। और मतलब वो है दिल पे पत्थर रख के, हाँ भाई चल ठीक है, जो लगा था ना वो तो आ गया है ना, कोई बात नहीं, अगर आप बढ़े नहीं तो। हाँ, अगर आप बोलोगे भैया मुझे बिटकॉइन चाहिए, मेरे को उतनी क्रिप्टो करेंसी चाहिए, तो ये आप नहीं गलत सोच रहे हो, और हो भी नहीं सकता है। तो ये ऐसे ही रिकवरी होगी, लेकिन प्रो राटा बेसिस पे क्या किसने कितना लगाया है, क्या रहा है, अब वो आने वाले टाइम के अंदर जो लीगल मैटर है उसके हिसाब से उम्मीद है जल्दी सॉल्व होगा। लेकिन हमने देखा है ऐसे केस में काफी लंबा टाइम खिंच जाता है। कितना टाइम लग जाता है सर? अब मेडगॉक्स जैसे के अंदर तो 10 साल लग गए। अब इसके अंदर COC का मैटर रहेगा, बहुत सारी चीजें और होती दिखेगी। इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी है भैया, सिंगापुर गवर्नमेंट है इस बार तो। लेकिन सिंगापुर क्यों जाते हैं लोग, ये भी तो सोचने की इजी गवर्नमेंट है ना, वहां पे थोड़ा इजी गवर्नमेंट है, लॉज इजी है, तो टैक्सेशन लॉज इजी हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी को बचाने की भी तो कोशिश करती हैं, तो लंबा खिंच सकता है। लेकिन हमें लगता है कि यार अगर कंपनी थोड़ी विलिंग हो तो जल्दी मैटर सॉल्व हो सकता है, नहीं तो अगर नहीं हो तो सालों भी लग सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है खाली इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर बेकार नहीं है, दूसरी कंट्रीज का भी ऐसा सही है? इतने को हर जगह ऐसी होता है, खींचने को चाहो तो सब कुछ खींच सकता है। नहीं, हम तो यही सोचते थे यार, इंडियन जो लीगल जुडिशरी सिस्टम है ना, वो बहुत टाइम लेता है जजमेंट देने में। लेकिन अब पता चला भाई दूसरी कंट्री में भी हाल टाइट ही है, ऐसा मत सोचना कि। अब ये जापान वाले का जो हम मैटर देखते हैं उसको 10 साल लग गए। जापान को तो एक अच्छी कंट्री बोलते हो ना। हाँ। फिर अच्छा सर, एक कमाल की बात मैं यहाँ पे एक शेयर करता हूँ, जो शायद प्रॉब्लम जुडिशरी को भी आती होगी। ये क्रिप्टो करेंसी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बेचारों को ढंग से समझ नहीं आता। जो हम स्टेटमेंट्स बना के देते हैं, किसी को नोटिस आ जाता है तो पहली बात तो खुद ही समझने में हमें अच्छा खासा टाइम लगता है, फिर उसको समझाने के लिए हमें टाइम लगता है। तो जुडिशरी को भी तो टाइम लगता होगा ना भाई, ये क्या है, बिल्कुल सही, क्या बवाल है ये, इसको कैसे सॉल्व करे, क्या जजमेंट दे। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम शायद जुडिशरी को भी आती होगी, इसीलिए जजमेंट्स लेट होती है। मुझे याद आ रहा है, इसी बात पे मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। कई लोगों के साथ ये होता है कि जब हैक हो जाती है उनकी क्रिप्टो करेंसी, वो लोकल जगह पे जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं। अब तो फिर भी लोग थोड़े समझने लगे हैं, जो एजेंसीज है समझने लगी हैं। लेकिन उस टाइम पे आज से 4, 5, 7 साल पहले कोई कहता था कि मेरा वॉलेट हैक हो गया, तो ये समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन अब बाकायदा हमारी गवर्नमेंट के यहाँ से भी ट्रेनिंग हो रही है, जैसा मुझे सुनने को मिलता है, एजेंसीज कई ट्रेनिंग कर रही है। और जो उनके खासकर जो साइबर क्राइम वाले हैं, ठीक है, जो साइबर क्राइम को वॉच करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो एजेंसीज बनी हुई हैं, वो काफ़ी कुछ इसके अंदर अब समझती हैं चीज़ों को। ओह सर, इतने सारे कॉइन्स आए, लेकिन जैसा रिटर्न्स बिटकॉइन ने दिया वैसा किसी और कॉइन ने नहीं दिया, ऐसा क्यों? इसमें क्या खास बात है? अपना चैनल भी उसी नाम से है। देखो, मैं पहले चैनल की बात बताऊंगा। हाँ। शायद अगर आज मुझे चॉइस मिलती तो मेरा चैनल का नाम कुछ और होता, ठीक है, और इससे बेटर रख सकता था। लेकिन उस टाइम पे दिक्कत क्या थी, बिटकॉइन ही पता था और बिटकॉइन ही कर रहे थे, तो समझ में आया कि और क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या रखना, तो बिटकॉइन का नाम जो दिखा वो रख दिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ने ही रिटर्न दिया। बिटकॉइन एक टॉप क्रिप्टो करेंसी है, नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए लोग इसके बारे में जानते हैं। नहीं तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी आई हैं, जिसमें से इथेरियम ले लो, XRP ले लो, यहाँ पर शिबा इनू, डॉज ले लो। लोगों ने अपने लैपटॉप पे माइन कर करके यहाँ पर उससे करोड़ों रुपए भी छापे हैं, तो ये भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत क्या होती है, आज की डेट के अंदर दिन में हजारों जो क्रिप्टो करेंसी आ रही हैं,
तो कई बार नंबर काउंट, शायद अभी हम बात ही कर रहे थे कि कितनी क्रिप्टो करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसी की काउंटिंग ही नहीं है। लेकिन ये अगर मेरे से पूछते कि कौन सी बढ़िया क्रिप्टो करेंसीज है, तो उनको हम कुछ उंगलियों पे या कहीं ना कहीं एक पेपर पे लिख सकते हैं। सर ये डिसाइड कैसे होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी बढ़िया है और ये क्रिप्टो करेंसी बेकार है? इसको कौन रेगुलेट करता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो यही है। देखो, डिसाइड की बात नहीं होती है इसमें। यहाँ समझना पड़ेगा कि आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो रिसर्च करते हो ना उसके बारे में। हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना। उसका कोई टीम कैसी है, देखो कुछ इसके कर रही है अंदर कि ना नहीं सर, मैं कर रही आपकी है, बात को काटूंगा। हाँ। इसके अंदर क्या है, डेरिवेटिव्स जो हमने पढ़ा ना अपने उसमें सीए की पढ़ाई में किया, तो वो भाई अंडरलाइंग एसेट से वैल्यू डिराइव होती है किसी भी चीज की, ठीक है। अगर टाटा मोटर्स का शेयर आज सपोज 900 रुपए का है, तो उसके एसेट्स इतने हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी है, बट बिटकॉइन में ऐसा कोई वैल्यू होती नहीं है। तो ये कैसे बढ़ रहा है भाई? कुछ हमारी तो समझ से ही बाहर है यार। चलो मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। हाँ आप मुझे बताओ, गोल्ड की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? सर, गोल्ड की डिमांड है, ऑर्नामेंट्स में हम यूज करते हैं, तो यूसेज है उसका। नहीं, ऑर्नामेंट तो सिर्फ कुछ परसेंट ही है ना। एक्चुअल में गोल्ड की वैल्यू क्या है? सर गोल्ड के जो गोल्ड को क्यों माना हमने प्रेशियस? गोल्ड को- हमने सिल्वर को क्यों नहीं माना? हमने आयरन को क्यों नहीं माना? सर गोल्ड को प्रीशियस देखो भैया, हम तो और बचपन ऐसा से नहीं देख रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है, ये भी सुनने को मिलता है कि भैया आए दिन कोई ना कोई खदान भी मिलती रहती है। हाँ। तो ये भी नहीं कह सकते ये लिमिटेड है। देखो है तो लिमिटेड ही वैसे, ठीक है। कोई खदान मिल गई बाय चांस, अगर चाइना के अंदर हजारों टन की अगर खदान मिल गई, हाँ। तो क्या कर लोगे आप? तो चाइना ले जाएगा। अब मैं इसको समझाने की, मैंने हाँ। गोल्ड का क्यों या आपसे क्वेश्चन पूछा, उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ गोल्ड को आप कह लीजिए कि एक एसेट लोगों ने मान लिया, ठीक है ना। नहीं तो है तो पीला पत्थर ही ना। आप और मैंने मान लिया प्रेशियस है, उस पर जंग नहीं लगता, कहीं सालों साल छोड़ दो वैसे का वैसा रहेगा। और शुरुआत में अगर शुरुआत हुई थी, पहले बार्टर से शुरू हुआ, गेहूं चावल लेना देना शुरू हुआ, फिर कहाँ गए, फिर कुछ पत्थर पे आए, फिर पत्थर से हम कॉपर आयरन पे आए, लेकिन सबसे फिर सोने के सिक्कों पे आए। जो ऐसा चलन चला तो लोगों ने मानना शुरू किया। तो यहाँ पे बिटकॉइन मेरे और आपके कहने से नहीं चल रहा, बिटकॉइन को लोगों ने मानना शुरू किया। अब लोगों ने जब मानना शुरू कर दिया तो आप और मैं क्या कर सकते हो, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक कमाल की बात है, गवर्नमेंट ने 1500 का नोट बंद किया, उसकी वैल्यू रातों रात जीरो हो गई। कहीं ना कहीं 2000 का नोट बंद हुआ, उसकी वैल्यू रातों रात जीरो हो गई। तो लोगों ने तो माना ना कि भैया उसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब चाहे दिल पे पत्थर रख के मानो, चाहे प्यार से मानो, मानना तो पड़ेगा। नहीं तो चलाने को चला, अगर लोग मानते कि हम तो चलाएंगे, तो क्या कर लेते फिर? अब कहने का मतलब है, जैसे गोल्ड है ना, ऐसे ही बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। और यहाँ पे अब हम नहीं बोल रहे, अब हमारे लेवल से बहुत ऊपर जा चुकी है कहानी। अब यहाँ पे यूएसए की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट छापी है, उसके अंदर इसको जो है डिजिटल गोल्ड बोला है। बिटकॉइन को ही? यस, या पूरी क्रिप्टो करेंसी को? बिटकॉइन को, ओनली बिटकॉइन। हाँ। अच्छा, तो कहने की बात क्या है कि भैया अब ये हमारे हाथ में नहीं रही है। और यहाँ पे अगर हम आज से अगर 5 साल पहले बात करते, तो ये सब बातें करते कि बिटकॉइन फ्रॉड है, वो सब चीजें हैं, तो चलो एक बार को मैं भी कन्विंस हो जाता कि चलो यार, मैं पत्थर पे सर क्या फोड़ना, हर किसी को समझाया नहीं जा सकता। हाँ, बड़ी लेकिन अगर बिटकॉइन को अगर आपने समझ लिया, टेक्नोलॉजी को समझोगे, मैं सारी क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। और खासकर जो ज्यादातर यूजर्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो बिटकॉइन के बारे में पहले पढ़ो, रिसर्च करो, उसके बाद इसमें कुछ करने की कोशिश करो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जब बात करते तो आम लोग बात करते थे, बिटकॉइन ले लिया हमने, थोड़ा ले लिया, 10,000 का ले लिया, 20,000 का ले लिया। उसके बाद कंपनियों का थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू किया। कंपनियों से अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा नाम मानता हूं मैं तो, फिडेलिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हाउस है। इलॉन मस्क भी कुछ ना कुछ इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला आज भी 10,000 से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करती है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये दो अगर बिटकॉइन ETF लेके आए हैं, और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ETF रहा है ब्लैक रॉक का, ये बिटकॉइन का ETF। जब ये हजारों करोड़ों के नहीं, लाखों करोड़ों के बिटकॉइन खरीद के बैठ गए, तो क्या सोच के बैठे होंगे? एक एग्जांपल देता हूं, ब्लैक रॉक मिलियंस बिलियंस की बात नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के उनके पास एसेट्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। मतलब आप कह लो कि
कई देशों की अगर हम जीडीपी को जोड़ देते ना, उससे ज्यादा वो एसेट जो है मैनेज करता है। वो इतना एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है और इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो क्या सोच के दिखा रहा होगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे जो आपको समझने की है, ब्लैक रॉक की अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल दिया जाता है कि रिलायंस जैसी कंपनी को सुबह शाम खरीद बेच सकता है, वो इतनी वैल्यू रखता है। तो उसको ऐसा क्या हो गया है कि भैया वो बिटकॉइन ईटीएफ, और बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर भी अगर पिछले 2-3 महीने के अंदर देखते हैं ना, 50,000 से 1 लाख बिटकॉइन खरीदे हैं उसने अकेले, ब्लैक रॉक ने। तो कहानी वहां तक भी समझ में आती, चलो यार एक कंपनी है या उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कहीं ना कहीं उनकी एक प्रॉपर रिसर्च टीम होती है, कुछ ना कुछ सोचा होगा, उसके बाद वो करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अब उससे भी लेवल ऊपर जा चुकी है। 2025-2026 के अंदर अब कई कंट्रीज और आपको कई जो कहते हैं ना गवर्नमेंट्स बिटकॉइन को लीगल करते देखने को मिलेंगी, जो सुनने में आ रहा है। और कई लोग अपने रिजर्व में भी लाती दिखेंगी गवर्नमेंट्स। उसमें से एक बड़ा नाम है, वो है यूएसए। अगर यूएसए गवर्नमेंट अपने अगर रिजर्व में ले आया बिटकॉइन, हर कंट्री को करना पड़ेगा, तो हर कंट्री को कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा ही भैया, हम कहीं पीछे ना रह जाए। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप वो एक प्रो क्रिप्टो माने जाते हैं प्रेसिडेंट। मतलब उन्होंने इलेक्शंस कह लो, इलेक्शन के अंदर कोई ऐसी रैली नहीं होगी जिसके अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बात ना की हो। तो यूएसए में तो ये भी कहा जाता है कि भैया ये इलेक्शन क्रिप्टो के या बिटकॉइन के नाम पे लड़ा गया है, पर इतना इन्फ्लुएंस है। पर यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ट्रेसेबल नहीं है। सरकार अगर अपने रिजर्व्स में लेगी भी तो करेगी कैसे? अब मैं उसको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो डोनाल्ड ट्रंप की बात खत्म करना चाह रहा हूं। हाँ। जो 20 तारीख को वो अपना अब प्रेसिडेंसी की शपथ लेंगे, उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि मैं 10 लाख बिटकॉइन अपने जो है ट्रेजरी के अंदर डालूंगा। ऑलरेडी यूएसए की गवर्नमेंट 2 लाख बिटकॉइन होल्ड करती है, लेकिन वो 2 लाख बिटकॉइन उन्होंने खरीदे नहीं है। जैसे होते हैं ना उनके सिटीजन शरारती तत्व कहते हैं, या सिल्क रूट वालों से जो उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं। ओह, इलीगल जिनके पास थे उनसे फ्रीज किए हुए हैं। अब वो 10 लाख रखने की रिजर्व में बात कर रहे हैं, और अगर ये पॉलिसी ले आए और उन्होंने रख लिया तो कई कंट्रीज एक्चुअल में लाते दिखेंगे। अब रही बात ट्रेस करने की, ट्रेस नहीं करने की, ये सब कुछ ओपन लेजर है। आपने मैंने कितना किसको बेचा, कहां भेजा, सब ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ वॉलेट टू वॉलेट, लेकिन हाँ, और यहां से आप दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन यहां पर अगर देखते हो, जैसे कोई कंट्री लेके बैठी हुई है, सारा डाटा अवेलेबल है। किसी कंट्री, चाइना के पास में भी 1,90,000 है, यूएसए, इंडिया के पास कितना है? इंडिया के पास हमें नहीं पता, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट भूटान के पास में भी 11,000 बिटकॉइन है, और भूटान भी माइनिंग कर रहा है बिटकॉइन की। सर ये बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा हो गया है अब राइट नाउ, है कितना? क्योंकि ये तो डेली क्या 24 घंटे मार्केट चलती है। देखो मार्केट बड़ी वर्टाइल होती है, तो 2-4% बिटकॉइन के अंदर ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस टाइम पे $1 लाख का बिटकॉइन का प्राइस है। $1 लाख अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग, अगर मैं 85 रुपए का $1 लेता हूँ तो 85 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। सर अब इससे एक बात देखो, अब ये चलो इंडियन गवर्नमेंट के पास कितने बिटकॉइन है हमें नहीं पता, इंडियन गवर्नमेंट के पास तो पता नहीं कितने, लेकिन इंडियन सिटीजन्स के पास कितने हैं वो भी नहीं पता। कहीं ना कहीं सर ब्लैक मनी की तरह भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। इस पे आपके क्या व्यूज है सर? देखो किसी चीज के फायदे होते हैं तो किसी चीज के जो वो भी तो होते हैं डिसएडवांटेज। कहीं ना कहीं गोल्ड में भी यार देखो ब्लैक मनी तो लोग पार्क करते हैं, प्रॉपर्टी में भी लोग ब्लैक मनी पार्क करते हैं, तो ये भी एक पर ये बहुत ही इजीली मूवेबल है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हाँ यस, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है। उसके पीछे के 2-3 कारण है। और देखो मैं इंडियन गवर्नमेंट नहीं, कोई भी जो सेंसिटिव गवर्नमेंट होगी अपने लोगों के लिए, वो ये जरूर करना चाहेगी कि भैया मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं, ठीक है ना, वो फ्रॉड में ना फंसे। यहाँ पे आए दिन कोई कॉइन निकलता था बिटकॉइन के नाम पे, बहुत सारे स्कैम हो रहे थे, हर गली नुक्कड़ पे कोई ना कोई बिटकॉइन के नाम पे कॉइन निकाल के लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी कंप्लेंट्स गई होंगी आई एम श्योर। इसी चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश की। दूसरी चीज, यहाँ पे इनके कंट्रोल में तो है नहीं। अब देश का पैसा कोई कहीं पे भी मूव कर देगा, ठीक है, बिना परमिशन के, बिना ट्रेस किए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो लगेगा ना यार हमारा देश का पैसा कहीं गलत जगह पे ना चले जाए। अब जो इंडियन एक्सचेंजेस या हम बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जिस पे क्रिप्टो करेंसी लोग ट्रेड करते थे,
गवर्नमेंट ने कोशिश की कि भैया उनके पे लगाम लगाई जाए, FIU कंप्लाइंट किया जाए, और यहाँ पे कई एक्सचेंजेस की वेबसाइट हटाई, उनके ऐप्स हटाने की कोशिश की कि भैया आओ प्रॉपर तरीके से FIU कंप्लाइंट करके आप यहाँ पे करोगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर अभी रेगुलेशंस नहीं है। अब वो रेगुलेशंस कब आएंगे, क्या नहीं आएंगे, हमें नहीं पता, और रेगुलेशंस आने ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए यार दूसरी जैसे दूसरी कंट्रीज अब थोड़ी प्रो होती दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा सा और फोकस करे और यहाँ पे इसके लिए कहीं ना कहीं वर्कआउट करे, रेगुलेशंस लाने की कोशिश करे। और उम्मीद की जा रही है, कई लोग जो मुझे बोलते हैं कि शायद 1-2 साल के अंदर रेगुलेशंस आते देखने को मिले। अभी भी वेट एंड वॉच में चल रहा है कि क्या कहानी चल रही है। बट सर रेगुलेशंस के नाम पे किस कंट्री की रेगुलेशंस हैं? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, देखो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं टैक्सेशन फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा दूसरी कंट्री की कॉपी करती है लॉस। अब दूसरी कंट्री का क्या लॉ है, किसी ने बनाया भी है या इंडिया से ही फर्स्ट चाह रहे हैं वो इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जैसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रॉपर नॉर्म्स हैं। रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है कि भैया ये ऐसे ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड रहेंगे, यहाँ पे लेना देना कर सकते हो। अब ब्लैक रॉक और ये सब जब बिटकॉइन ETF में आए थे, उससे पहले पूरा का पूरा जो स्क्रूटनाइज किया होगा, पूरा पेपर वर्क किया होगा, तब उसके बाद में जाके इनके बिटकॉइन खरीदने की परमिशन मिली होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे रेगुलेशंस की जो हम बात करते हैं ना, USA की बात करते हैं, यूरोप, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बने हुए हैं कि भैया ऐसे ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि वही स्टेट प्रोसेस। बट सर हार्डवेयर वॉलेट में दैट इज वेरी वेरी टिपिकल। आप हार्डवेयर वॉलेट में कोई KYC नहीं होती, कुछ नहीं होता, कैसे करो यार, बड़ा मुश्किल है यार। देखो अब यहाँ पे इसके अंदर 2 चीजें हैं समझने की, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये जो रेगुलेशन वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आप बहुत कुछ जो है समझने के लिए। लेकिन एक बात जो समझने की है कि यहाँ पे जब प्रॉपर तरीके से, जैसे कि स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, अगर कोई रेगुलेशंस आ जाते हैं और एक्सचेंजेस पे लगाम लग सके, क्योंकि आज की डेट में लोग डरे हुए क्यों हैं, उसका एक रीजन है। जैसे वजीरेक्स वाला कांड हुआ, अगर वजीरेक्स अगर कहीं कहीं सेबी के कंट्रोल में होता, पूरे प्रोसीजर फॉलो होते, तो शायद ऐसी चीज ना होती। तो लोगों को कॉन्फिडेंस तो दिलाना पड़ेगा ना। रेगुलेशंस किस लिए आते हैं कि भैया लोगों को भी लगे कि हाँ यार ये रेगुलेशंस हैं, इस तरीके से करूंगा तो टेंशन फ्री रहूंगा। तो यहाँ पे इसलिए लोग दूसरे, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं आपको एक चीज, हार्डवेयर वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में कोई भी रखना नहीं चाहता, क्योंकि एक रिस्क तो है ही ना। कल को वो आग लग गई, हैक हो गया, कुछ हो गया, और यहाँ पे कोई एक्सपर्ट बंदा कोई अगर आपकी क्रिप्टो को मैनेज करेगा या आपको होल्ड रखेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा ना। तो कहीं ना कहीं अगर रेगुलेशंस होंगे और प्रॉपर तरीके से सही चीजें होंगी तो लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन ये बात सच है, मैं एग्री करता हूँ, कई लोग आज भी छुपाने की कोशिश करते हैं, वॉलेट्स में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है और प्रॉपर तरीके से अभी पता नहीं है यहाँ हो क्या रहा है। और सर एक बात बताइए, हर एक बिटकॉइन कहीं ना कहीं रिलेटेड है बिटकॉइन से यार। अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है तो बाकी सब भी क्रिप्टो करेंसीज, हाँ बाकी सब भी क्रिप्टो धीरे धीरे करके उसी मतलब उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में बिटकॉइन मूव करता है। ऐसा क्यों सर? इसको छोड़ के मतलब क्यों मार्केट के अलग कॉइन अलग मार्केट में स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं बना पा रहा बिटकॉइन के आगे? देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली बात जो है ना वो होती है। अब बिटकॉइन को दुनिया अडॉप्ट कर चुकी है, ठीक है ना। अब आप देखो कि ज़्यादातर अगर कंट्रीज की भी बात करते हैं, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वो किसी और क्रिप्टो करेंसी को होल्ड नहीं करते, वो सिर्फ बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा बिटकॉइन एक अलग लीग में जा चुका है और एक्चुअल में उसके पीछे का रीज़न है। बाकी सारे कॉइन्स की बात करते हैं, कोई ना कोई है उनके पीछे। ज़्यादातर मेरे ख्याल से बिटकॉइन की माइनिंग भी बहुत कम होती है शायद। बिटकॉइन की माइनिंग होती है, ऐसा नहीं है कम नहीं होती है। अब एक्सपेंसिव हो गया तो लोग कर नहीं पाते हैं। एक्सपेंसिव कैसे डिसाइड हुई कि ये एक्सपेंसिव हो गई है? मतलब कैसे एक्सपेंसिव? अब एक बिटकॉइन बनाने के लिए मैंने आपको बताया 40-50 हज़ार डॉलर चाहिए। भाई स्टार्टिंग में इतना कम क्यों लगता था, अब क्यों इतना ज्यादा लगता है? उसके पीछे के 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहले सिर्फ लिमिटेड बिटकॉइन है, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनेंगे। ओके, इससे ऊपर बन नहीं सकते? इससे ऊपर बन ही नहीं सकते। ओके, उसके ऊपर जाने के लिए थोड़ा टेक्निकल है और मुझे नहीं लगता ज्यादातर यूजर्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए 51% कंसेंसस चाहिए होगा माइनर्स का, ताकि वो इस चीज को बढ़ा सके। और वो कभी होगा नहीं, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में इसके माइनर्स फैले हुए हैं। कहाँ ढूंढोगे? फैले हुए हैं और वो कोई मानेगा भी नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी सप्लाई भी बढ़ाई जा सकती है। थोड़ा सा जाओगे इसके ऊपर तो समझ पाओगे, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो आप कह रहे हो माइनर्स की बात आपने जो करी, यूएस से एक टाइम पे चाइना इसका लीडिंग माइनर होता था, आज के डेट में यूएस से कहते हैं इसका लीडिंग माइनर है यहाँ पर। और अभी 2 करोड़ 10 लाख में से कितने बन चुके हैं? 2 करोड़ 10 लाख में से आप समझ लो 20 लाख ही रह गए हैं जो अभी बनने बाकी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके पीछे एक चीज होती है जिसको कहते हैं बिटकॉइन की हाफिंग। ओके। वो हर 4 साल में होती है। अब वो 4 साल के अंदर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, पहला ब्लॉक जो बना था वो बना था 50 बिटकॉइन माइन होते थे एक ब्लॉक के अंदर, हाँ। एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। उसके बाद 4 साल के बाद में वो हो गए आधे, 25 बनने लगे। अब यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। सिंपल इकोनॉमिक्स भी तो लग रही है ना। बिल्कुल। फिर 4 साल के बाद हुए वो कितने, 12.5, 12.5 से हुए 6.25, आज की डेट में 3.125। और अगली बार मतलब जब भी 4 और कम होंगे। और आप चलो मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, और यूजर से भी पूछने की, जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे भी पूछता हूँ, आखिरी बिटकॉइन कब बनेगा? एनी गेस? ये तो 1/4 करके बहुत डेसिमल में जाता ही जाएगा, जाता जाएगा। फिर भी मैं बता दूं, शायद आप और मैं जिंदा नहीं रहेंगे तब आखिरी बिटकॉइन की माइनिंग होगी। बिटकॉइन क्या, कुछ सटोसी, जैसे हमारे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, ऐसे बिटकॉइन के जो है उसके जो मिनिमम वो होती है ना, आप कह लीजिए पैसे को कह लो, उसको सटोसी बोला जाता है, 1 सटोसी। तो आखिरी में जाके जो बनेगा वो कहते हैं 2140 या 2150 में जाके ये माइनिंग खत्म होगी। बाप रे, अगला जन्म, तो यानी कि अगला जन्म भी ना निपट जाए। तो 15 साल में सारे बन गए, लेकिन जो बाकी के 20 लाख बनने हैं, 20 लाख को बनने में 100 साल से ऊपर लगेंगे। तो यार कोई ऐसा कॉइन बताओ जिसको माइन करके कुछ कमा लो। इसको तो काटा मार दिया मैंने आज। कोई माइनिंग कर ले किसी कॉइन की, कुछ बन सकता है पैसा। देखो इंडिया में माइनिंग फिजिबल नहीं है चीजों के लिए ना, इंडिया में महंगी पड़ती है, बिजली का भी देखना पड़ता है, कमर्शियल बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, इसलिए लोग इंडिया में माइन कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनवायरनमेंट क्या होता है? ठंडी जगह चाहिए होती है। ये क्या लफड़ा है भैया? यहाँ पर माइनिंग मशीन ही है एक तरह से, और कंप्यूटिंग के लिए उसको फ्रिज में रख देंगे, पावर चाहिए होती है। फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में भी तो बिजली लगेगी ना। अरे तो वो और क्या वो जो पावर जो होती है, वेयर हाउसेस होते हैं ना बड़े बड़े कूलिंग वाले यार, तो वो बनाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। अरे रेंट पे मिलते हैं भाई, वहां पे मशीन रख देंगे यार। कहना, एक आप चीजें बना रहे हो, ठीक है, और एक बाई चांस सर्बिया या कोई ठंडी जगह पे बाय डिफॉल्ट वो चीज मिल रही है, तो उनको सस्ता पड़ेगा ना। हाँ, रेंट मार देगा भाई। तो रेंट मार देगा तो घूम फिर के बचेगा कुछ नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से माइनिंग इंडिया के अंदर लोग कर नहीं रहे हैं। शुरुआत में लोगों ने करने की कोशिश भी की, लेकिन अब ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, मेरी नॉलेज में नहीं। वो समझ में आ गया। पहले तो ट्रायल मार रहे थे ना कि भैया कुछ हो ही जाए। हाँ, ये होता था। सर अब कौन सा कॉइन खरीदे, और कुछ सस्ता सा बताना ताकि क्वांटिटी ज्यादा ली जाए। देखो, 1-2 वेबसाइट हैं जिसको आप अगर मान लो चीजें समझ रहे हो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसमें से 2 वेबसाइट है, एक कॉइन गेको आती है और एक कॉइन मार्केट कैप। उसमें जितने भी बड़े कॉइन्स हैं और छोटे छोटे कॉइन्स हैं, लगभग 10 से 20 हज़ार कॉइन्स की रेंज आपको मिल जाती है। वो डेली वो ऐड करते रहते हैं, 100-200 जो भी आते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स। हमने उनमें नहीं जाना है, हमने करना है फिल्टर, और हमने करना है फोकस। हमने फोकस करना है टॉप 100 पे। ज्यादा थोड़ा रिस्क ले रहे हो तो टॉप 200 में जा सकते हो, टॉप 300 में जा सकते हो, या कोई कॉइन जिसकी हाई बन रही है और वो लो कैप का है, 500,000 भी रैंक पे भी है, तो उसको एक अलग तरीके से फोकस कर सकते हो। आप सीओ, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है। वो डाइवर्सिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन कॉइन्स की हमें नॉलेज। कॉइन्स की मैं एक रूल बताता हूँ, और मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बात करता हूँ, और ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ जो गलतियां हमने करी हैं वो ना करो। पहले तो कि अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मेरे पास 5,000 से 10,000 से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ये चीज हो गई। अब 10,000 रुपए भी हैं, अब मेरे पास क्रिप्टो करेंसी में लगाने के लिए 10,000 रुपए, उसके अंदर से भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब वो ये मैं बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी वालों को खासकर, अगर मान लो 10,000 है तो टॉप क्रिप्टो करेंसी 2 ही आती हैं जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम। 40% के आसपास आपका एक्सपोजर उसके अंदर होना चाहिए। 40% टॉप 50 से टॉप 100 कॉइन्स के अंदर होना चाहिए। वो कॉइन गीको पे जाओगे, कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, सारी लिस्ट मिल जाएगी। क्योंकि जो टॉप 100 के अंदर है, यानी कि वहां कुछ करके पहुंचे होंगे, कुछ यूज केस निकले होंगे,
उसमें से हो सकता है कई कॉइन चले ना चलें, कई बंद भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स कुछ ना कुछ यूज केस हैं, इसलिए वो टॉप 100 के अंदर है। तो उसके अंदर कर सकते हो। बाकी 10 से 20% के अंदर जो खेल सकते हो, हाँ जो रिस्क लेने वाले कॉइन हो गए, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक हाँ, वाले वही कॉइन। वाले, मेरे को वो वाले में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अब वो वाले कई, एक कॉइन की बात बताता हूँ। अब मैं क्या बताऊं। 1 तारीख को इलॉन मस्क ने अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी ट्विटर की, हाँ जी। मैक्सिमस कर दी, किकियूस की काकियूस मस, मैं तो नाम भी याद नहीं आ रहा, वो हाँ। मैक्सिमस कर दिया, प्रोफाइल चेंज कर दी, अपना नाम चेंज कर दिया उसके ऊपर से। वो कॉइन जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसमें लोगों ने हजारों रुपए नहीं, लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए कमाए, सिर्फ उस बंदे के नाम चेंज करने से। तो आपको समझना है कि ये मैनिपुलेशन कैसे बट होती ये है। यूएसए की गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेती उनके against? भैया अब तो यूएसए की गवर्नमेंट उसी की है। आज की डेट में अगर आप देखते हो, इलॉन मस्क की बात करता हूँ, और हेड्स ऑफ है उस बंदे को यार, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके वो खड़ा होके डोनाल्ड ट्रंप को खुले में सपोर्ट करने लगा था, उन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को गोली लगी थी। हिम्मत चाहिए उसके लिए भी भाई, ठीक है ना। और अब तो आप देखोगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी जीतने के बाद, बकायदा उन्होंने एलॉन मस्क का नाम लेके बोला है कि भैया इसने बहुत सपोर्ट किया है। तो हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि भैया अब उन उस लेवल पे अब जाके उनको रोकना मुश्किल ही है। हाँ ये तो है, बट इंडियन गवर्नमेंट्स के साथ भी तो यही है ना सर। देखो मुकेश अंबानी को कौन हाथ लगा सकता है, अगर इंडिया की बात करें तो किसी भी हाई प्रोफाइल बंदे को हाथ नहीं लगा सकती कोई भी सरकार, ये सच्चाई है। मतलब अगर सरकार अपनी पे आ जाए तो अलग बात नहीं है। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या देखती है, जो मुझे पर्सनली लगता है यार, ये जो कंपनीज हैं, हम जो अंबानी और अंबानी अदानी की अडानी, बात हाँ, करते हैं, आज की डेट में कितने लोगों को वो जो नौकरियां है दे रहे हैं। नौकरी दे रहे हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों में जाती है। बिल्कुल। तो अगर किसी पे कोई हाथ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन फैमिलीज को भी तो देखना पड़ता है ना। यस, और कहीं ना कहीं देखो, वो अगर आपको कोई लीगली आप डिमांड बनाना चाहते हो अरे इनकम कुछ टैक्स की, करके ही तो कुछ, पहुंचे हैं वहां तक। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि यार हर चीज साफ तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन कुछ करके ही पहुंचे होंगे उस लेवल तक। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखो और इवेंचुअली आप लोग भी उसके आइटम्स कंज्यूम कर रहे हो। सपोज अगर रिलायंस की बात करें तो जियो का आप मोबाइल यूज कर रहे हो, यस, जियो का आप इंटरनेट यूज कर रहे हो। वही तो इंडिया को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं ना वो किसी ना किसी तरीके से। हाँ ये तो है सर, कहीं ना कहीं मतलब देखो। अगर मान लो ये 2 कंपनी हटा देते हैं, हाँ, अंबानी अदानी को हटा देते हैं, तीसरा नाम बता दो, आप सोच भी नहीं पाते हो कई बार को। तो चलो एयरटेल, टाटा को भी हटा देते हैं, इन 3 नाम को हटा दो, तो इंडिया में आप बताओ क्या, कौन से बिजनेसमैन का नाम इम्पोर्ट याद इम्पोर्ट रखें। कर लेना फिर तो चाइना कहने से। का मतलब है भाई, ये 3 लोग एक पिलर की तरह है आज की डेट में, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और काफी हद तक यार एम्प्लॉयमेंट भी तो दे ही रहे हैं दे ना। रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव न्यूज जल्दी बिक जाती है ना, तो लोग इसलिए नेगेटिव बातें करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ सर, इंडियन गवर्नमेंट बड़ी अग्रेसिव हुई है डिजिटल रुपी बनाने के पीछे। कुछ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, या दिमाग ही लगाती रहेगी? नहीं बना तो दिया है यार, बट यूज नहीं हो रहा ना। यूज नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसके लिए देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो और अभी फाइल मूवी हो रही है ऊपर तक ये चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसकी अडॉप्शन आने वाली है। बट ये भी क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है? इन्होंने किया है वर्किंग कि ब्लॉकचेन इनका टेक्नोलॉजी, ना स्कैम हो जाए कभी नहीं नहीं, इसका कोई लेना देना उससे नहीं है, लेकिन इन्होंने कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता नहीं ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। Okay. बट हाँ, एक्सपेरिमेंट के बेस पे, जैसे कि कई बार बैंक के थ्रू करने की कोशिश की थी, कई सेटलमेंट करने की कोशिश की थी ये डिजिटल रुपी के अंदर, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा इसमें सक्सेस मिला। हाँ मतलब हमें भी पता तो चला था, लेकिन कुछ मुझे भी सिर्फ सुनने को आया था, हवा है बस, लेकिन हवा। मुझे अभी तक पता नहीं क्या इसका रिजल्ट क्या रहा, या इसका कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। चलो सर, ये तो हो गई बिटकॉइन की बातें। अब जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपने शॉर्ट में काट दिया मुझे ये बताओ सर, आपका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था, और क्या लगता है आपने वो अचीव किया या नहीं किया? या चाइल्ड, देखो जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे चीजें चेंज होती गई। तो ऐसा नहीं है कि चाइल्डहुड ड्रीम जैसी एज सच कभी कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन आज जो कर रहे हैं मैं उससे बहुत खुश हूँ। क्योंकि आ, ऐसा लगता था ना कि जो अक्सर हम सुनते हैं या कई लोग बोलते हैं कि यार वही चीज़ करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है या जिसमें मज़ा आता है। मैंने बहुत चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करके देखे। मैंने शुरुआत मेरी बैंकिंग से हुई, उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ और भी चीज़ें करके देखी, एक्सपेरिमेंट भी करके देखे, लेकिन घूम फिर के आज क्रिप्टो करेंसी में मज़ा आ रहा है।
तो चीज़ें समझाने सिखाने को मिल रही है, बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिल रही है। तो ये चाइल्डहुड ड्रीम एज सच कुछ नहीं था मेरा, बस ये था कि हाँ यार जो करूँ अच्छा करूँ। मेरे घर वालों ने कभी मुझ पे कभी प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि अगर प्रेशर होता तो शायद मैं भी किसी एक लाइन को पकड़ के बैठा होता। मैंने जॉब छोड़ी, क्यों छोड़ी, कभी क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, मैंने कोई नया काम शुरू किया, क्यों किया, कभी क्वेश्चन नहीं किया। मैं आज ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट था, और फैमिली का सपोर्ट अगर आपको है तो कहीं ना कहीं आप अच्छा ही करोगे लाइफ में। और यही चीज़ जो मेरा बेटा है आज की डेट में, मैं उसकी पीटीएम में गया था। मैंने कहा मैं पढ़ने में ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ठीक है, तो मैम कह रही और ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। मैंने कहा मैम ऑलराउंडर मिल जाए और बाकी जो इसका मन करे वो करे, हमने तो उसको छोड़ा हुआ है जैसा हमें हमारी फैमिली ने करने का अलाउ किया। हाँ, लेकिन आजकल की जनरेशन में तो ये है ना भैया, 100 में से 100 नंबर लाओ, 99.99 नंबर लाओ। आज के ऐसा टाइम पे प्रेशर डालना ही नहीं चाहिए। मैं भी इसके साथ हूँ कि मैं तो इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि भैया हमारे घर वालों ने हमें हम पे नहीं डाला। और मैंने ये देखा है यार, जो ज्यादा किताबी हो जाता है ना, वो लाइफ में ठीक है एक जॉब तो कर लेगा, एक या पैसा भी कमा लेगा, लेकिन वो लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा। मेरा भी यही मानना है। जो हाई एंड बच्चे हैं ना, जो 100 में से 100 है, वो नौकरी ही कर रहे हैं। नौकरी ही मेरे करेंगे। मेरे खुद के दोस्त भी हैं ऐसे, नौकरी ही कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आज की डेट में मेरे जितने भी यार दोस्त हैं सारे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में भी है। कई यूएसए के अंदर, कोई माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। उनको देखता हूँ तो लगता है कि भैया हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं जब उनकी लाइफ की स्ट्रगल देखता हूँ ना, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज की डेट में जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। कहीं ना कहीं एवरेज बच्चा जो है ना, वो ज्यादा मजे भी ले लेता है। यस, और ज्यादा यार आगे भी निकल जाता है। मुझे इंडिया के अंदर ही देखते हो, धीरू भाई अंबानी की बात कर लेते हैं, अदानी की बात कर लेते हैं, कहाँ कौन सी डिग्री है उनके पास में। अगर हम बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की, इलॉन मस्क की, कौन सी डिग्री है उनके पास में। जेफ बेजोस की कौन सी डिग्री है उनके पास में। तो भैया सब उनके नीचे जितने भी 99-100% वाले हैं काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को 2-3 चीजें सिखाने पे फोकस करनी है। मैं कहता हूँ कि जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लाइफ को लेके उतने करने चाहिए, लेकिन वही बात है कि इतना एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए कि आपकी फैमिली सफ़र हो जाए बहुत सारी चीज़ें में। मेरी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। एक टाइम को तो ऐसा लगा कि आपको तो शायद पता ही होगा, हम एक अपना प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें कर रहे थे। उसके बाद एक ऐसा फेज आया कि सिचुएशन पता ही नहीं था क्या करेंगे आगे जाके, लेकिन वहाँ से उभर के चीज़ों को सही किया। तो ये चलता रहेगा, लेकिन पीछे देखते तो ऐसा लगता है यार स्ट्रगल बहुत थी, लेकिन उसको देख के आज मजा आता है। लेकिन हाँ, वो गलती ना करें दोबारा, वो सीखने की जरूरत है। ये तो है, दोबारा गलती तो नहीं करनी चाहिए। जितना कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो, जो कर सकते हो करने की कोशिश करो, और सक्सेस कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। देखो सर, कहीं ना कहीं बिटकॉइन भी तो आपने एक्सपेरिमेंट की तरह ही लिया ना एक बार। तो उस टाइम तो कोई जानता ही नहीं था। आप एक बात बताओ, मेरे बगल में कोई उसको स्कैम बोल रहा है, कोई MLM बोल रहा है, मैंने फिर भी दिलेरी करके 2014-15 के अंदर 15-20 हजार 50 हजार रुपए भी अगर इसके अंदर डाले हैं तो रिस्क ही था ना। बिल्कुल था। और आज के टाइम पे 50,000 रुपए, उस टाइम के 50,000 में डिफरेंस था ना, 2 लाख के बराबर। अरे आज भी कोई 50,000 रुपए नहीं लगाएगा। हाँ, जिसको समझ नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है। ये चीजें हमें समझने की। भैया मैं आपको फेसबुक पे बहुत फॉलो करता हूँ और मैं देखता हूँ आप घूमते बहुत हो यार। पहली बात तो टाइम कैसे मिलता है इतना घूमने का, और पूरी फैमिली के साथ। यहाँ मैं फैमिली के साथ चला जाऊँ तो वाइफ के साथ पहले होती है लड़ाई कि बच्चा कौन पकड़ेगा, संभालेगा कौन। तो यार ये कैसे मेंटेन करते हो आप? मैं देखता हूँ हर बार आप फैमिली के साथ ही ज्यादातर घूमते हो, कैसे मेंटेन करते हो यार? हमारा काम ऐसा है कि हमें ज़्यादा लोड लेना नहीं पड़ता। आपके और मेरे काम में बहुत फ़र्क है। मेरे को सिर्फ चाहिए एक लैपटॉप और मैं कहीं से भी अपनी वीडियो बना के डाल सकता हूँ, तो आई एम फ्री। ना मुझे झाम झमेला चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। तो यहाँ पे 2 घंटे के बाद में पूरा दिन करें तो करें क्या, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, घूम सकते हैं। मैं मनाली में बैठा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में बैठा हूँ, मैं US में बैठा हूँ, मैं दुबई में बैठा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये एक फ्रीडम है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने बताया आपको कि वो करना चाहिए जिसको आपको अच्छा लगे करने में। तो मुझे ये अच्छा लगता है और मैं फ्री भी फील करता हूँ, इसलिए बहुत कुछ और चीज़ें कर सकता हूँ। इसलिए इसी वजह से फैमिली को टाइम भी दे पाता हूँ, घूम भी सकता हूँ उनके साथ में। एक क्वेश्चन और है सर, बहुत सारे लोग इंडिया से दुबई शिफ्ट हो गए क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए कि भैया इंडिया के टैक्सेशन लॉज नहीं झेलते, दुबई जाके देते। तो दुबई के क्या लॉज है, वो इजी है या वहां पे भी कुछ पंगा है? एक्चुअली क्या है यहाँ पे, वो उसमें 2 चीज़ें समझने की हैं। पहले तो वहाँ पे टैक्स ही नहीं होता इंडिविजुअल को,
बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे 30% टैक्स और 1% TDS। टीडीएस का चक्कर है। तो ज्यादातर लोगों ने क्या सिस्टम बनाया, वहां पे गए और वहां पे अपना एमआरएस आईडी ली और वहां से फिर वो अपने अकाउंट रजिस्टर करके ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा फिजिबल हो गया, इजी हो गया, टैक्स भी बचा लेते हैं वो इस चक्कर में। तो ये दो हैं, और वहां पे यूजर फ्रेंडली भी है क्रिप्टो के लिए गवर्नमेंट, इस वजह से लोग वहां शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे बेटर एंड इजी Environment मैनेज है। अब ये बताओ, दुबई घूम के तो आ गए सर हम। अब दुबई से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन है। बाइनेंस एफआईयू में रजिस्टर हो गया है, क्या अब डाटा शेयर होगा? मेरे पास भी डेली क्वेश्चन आता है, डेली मैं अपने दिमाग से पूछता हूँ क्या शेयर करेगा। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पे? क्या बाइनेंस पुराना डाटा शेयर करेगा या आगे का तो चलो करेगा शेयर, उसमें तो किसी को लड़ाई झगड़ा है नहीं। सब कह रहे हैं पुराने कुकर्म पैदा तो नहीं हो जाएंगे दोबारा से। देखो यहाँ पे जो है, मैं नवंबर के अंदर इनका दिल्ली में इवेंट था और वहाँ पे मेरे को चांस मिला, जो इनकी टॉप मैनेजमेंट इंडिया को जो देख रही है और जो इसके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, उनके साथ में मैंने डिस्कस किया। बल्कि इनफैक्ट दुबई के अंदर भी, या आई रिमेम्बर दुबई के अंदर या सिंगापुर के अंदर, उसके उनके जो सीईओ हैं उनसे भी मेरी इंटरेक्शन हुई थी इस बारे में। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये क्वेश्चन बोल्डली पूछे, ये मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे कि भैया बाइनेंस का यहाँ सिस्टम क्या है। तो इनके हिसाब से तो वो डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, P2P के बहुत स्कैम निकल के आते हैं। 2-3 इन्फॉर्मेशन जो जल्दी से दे देता हूँ बाइनेंस को लेके, क्योंकि बाइनेंस का यूजर बेस बहुत ज़्यादा है। तो P2P के स्कैम निकल के आते हैं और हर कोई परेशान है कि यार P2P का कुछ निजात हो। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि भैया बैंक अकाउंट अगर कोई एक्सचेंज खोल के बैंक के थ्रू लेना देना करते, जैसे इंडियन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो हो जाए। तो वो इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, कह रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर ये आपको होते देखने को मिल सकता है। तो बढ़िया है ना, मतलब बाइनेंस अपने अकाउंट से ऑपरेट करेगा हाँ, सारा पैसा। वही। जो भी आप सेलिंग परचेजिंग करोगे आपके पास या तो तो बाइनेंस से आएगा P2P या का Binance चक्कर को ही नहीं देना। रहेगा, अकाउंट फ्रीज होने का चक्कर नहीं रहेगा। बट लोग तो फिर भी नहीं मानते, लोग तो चाहते हैं हमें डायरेक्ट ट्रेड मिल जाए और 2 पैसे फालतू मिल जाए, क्योंकि शायद हो सकता है एक्सचेंज का रेट और मार्केट के रेट में 2-3-5 पैसे 10 पैसे का डिफरेंस होगा। कहीं ना कहीं P2P चलता भी इसीलिए ही है। नहीं, P2P चलता इसलिए नहीं है, P2P इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है बैंक से लेना देना। यस। ये मार्जिन के लिए लोग कोई किसी को शौक नहीं चढ़ा हुआ। सबसे बड़ा इशू है कि भैया वो USDT खरीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं और P2P में जाते हैं तो स्कैम होते हैं। एक ये सर फ्लैश बिटकॉइन भी बहुत चल रहा है भैया। फ्लैश आ जाता है, वो खाते हुए दिखता है और फिर वो उड़ जाता है। अब ये क्या लफड़ा नया स्टार्ट हो गया है? फ्लैश बिटकॉइन मैंने तो सुना ही नहीं है कभी। फ्लैश बिटकॉइन चल रहा है सर मार्केट में एक। क्या है, थोड़ा सा बताओ। उसमें ये है कि मैं आपको सपोज USDT शिफ्ट करता हूँ, USDT होता है पता नहीं जो भी क्रिप्टो है, मैंने आपको ट्रांसफर किया, आपको एक बार दिखाएगा, अगले दिन तक साफ। और क्या होता है मैं आपको बताता और अगर पूरी चेन में भी गया हुआ है ना, आपने 5-6 बंदों को आगे ट्रांसफर किया, वो सबका साफ हो जाएगा। ये मैं बताता हूँ क्या होता है। ये एक टेक्निकल चीज है जो जब हम सुनते थे 2017, 18, 19 में, ये तो आज आपसे मैंने पहली बार सुना है। अच्छा। लेकिन ये ऐसे कांड होते होंगे, खुराफाती लोग बहुत है हमारे दुनिया के अंदर। क्या होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, ट्रांजेक्शन कंफर्म होना, ब्लॉक के अंदर आना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन आपको दिखा देंगे और वो कभी ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं होगी। और जब तक कंफर्म नहीं होगी, यानी कि बैंक की अगर मैं बात करता हूं, बैंक वाला आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगा। अब कई बार चेक बाउंस होता है ना। बिल्कुल होता है। अब चेक आपको, जब आप चेक क्रेडिट डालते हो तो रिफ्लेक्ट करने लगता है ना। बिल्कुल, वो फ्लोट में चला जाता है, पासबुक में चला जाता है ना, हाँ, एंट्री में दिखता है ना। बिल्कुल। लेकिन बाउंस होने के बाद वो दिखा देते हैं बाउंस हो गया, कि वो कंफर्म नहीं हुआ पैसा दूसरे। तो ऐसे ही वो दिखा तो देते हैं, लेकिन वो ब्लॉक में जाके कंफर्म नहीं होता। वो कंफर्म नहीं होगा तो वो फेक, ऐसा बहुत सारी चीजें चलती हैं। इस स्कैम से बच कैसे सकते हैं? मान लो मैंने ही कहा मुझे USDT लेना है और मेरे अकाउंट में एक बार तो आ गए, अब ये बैंक वाला अकाउंट तो है नहीं कि फ्लोट पूरा दिखाएगा। जेन्युइन सोर्स से लो ना। अब ये जेन्युइन सोर्स ही तो नहीं मिलता ना। जेन्युइन सोर्स तो ये एक्सचेंज ही है जो रजिस्टर्ड है, FIU कंप्लायंट है। अगर किसी इंडिविजुअल से जिसको आप जानते नहीं हो उसको पकड़ के आप बोलने लगे, तो क्या गारंटी है वो आपको सच में दे रहा है या क्या दे रहा है? फ्रॉड तो नहीं कर रहा। और यहाँ पे ऐसे भी फ्रॉड होते हैं, हमने सुने भी हैं, मेरी नॉलेज में है कई, कि भैया क्या होता है कि कई लोग जो है, जो इनोसेंट होते हैं, जो कुछ खरीदना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भैया, कई लोग ऑनलाइन मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि बिटकॉइन है हमारे पास में, हम सस्ता दे रहे हैं। अब किसी को USDT जो आज 85 रुपए का है, कोई 60 में दे रहा होगा, तो कोई गड़बड़ है। कोई सोचेगा, हम तो सोचेंगे ये रेड फ्लैग है, लेकिन कोई आम आदमी सोचेगा यार जिसको कुछ पता नहीं है, सस्ता मिल रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ।
अब वो भैया पैसे लेके जाता है, वहां उसको पकड़ते हैं, पेल भी देते हैं, मारते अच्छा। भी हैं और उससे पैसे ले लेते हैं और ऐसे ये भी कर लेते हैं। ऐसा उल्टा भी होता है। आपने बोला मेरे पास बेचने के लिए है, मतलब आज किसी तो ना मेरे अननोन के को पास चले गए आज तो और मेरे भैया को पकड़ के उसको कहा मिर्जापुर वाला सीन याद आ गया मुझे पकड़ यार। के उसका फोन लेंगे, जो है सब ट्रांसफर कर दे। अब मतलब कहाँ सुनवाई है इसकी? मतलब मेरे तो मिर्जापुर वाला सीन याद आ गया, जो वो थे ना। ऐसे केस भी होते हैं, ऐसे केस हुए हैं, मैंने सुने हैं। मिर्जापुर में एक केस था सर, वो जो गोली मार देते ना ब्याह में, तो हाँ। तब तक वही कांड होने वाला लग रहा है। भाई तू जा रहा है ब्याह में और तेरा कांड हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी बहुत साफ सुथरी चीज है, संभल के करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है, लीगल सोर्सेज के साथ करोगे तो टेंशन फ्री रहोगे, नहीं तो कुछ छुपाते रहोगे तो परेशान रहोगे। अब किसी ने अगर क्रिप्टो करेंसी ली हुई है, उसने डिक्लेयर किया हुआ है, क्या वो हार्डवेयर वॉलेट में रखे, एक्सचेंज पे रखे, कोई फर्क नहीं उसने आईएटीआर में बता दिया, अपनी गवर्नमेंट को बता दिया मेरे पास ये है, तो उसकी नींद खराब होगी। जब वो बेचेगा 30% प्रॉफिट पे, वो टैक्स दे देगा अपने प्रॉफिट पे। खत्म काम। कोई हेडेक, कोई सरदर्दी। इतनी अब जिसने नहीं बताई होगी तो वो तो वही है, चोर तो फिर किसी में भी हो सकता है। अब वही तो चक्कर हो रहा है काला ना धन की बाइनेंस। बात करते हैं, किसी में भी हो सकती है सारी चीजें। अब वही तो चक्कर है ना, बाइनेंस पे लोगों ने कर रखा है कांड। अब वो पैसा उन्होंने कमा तो रखा है, लेकिन वो टैक्स कैसे दे, अब वो दिया नहीं जा रहा, और क्या करे, और देना चाहते भी है कुछ, लेकिन वो कहे भाई देने से कभी दोबारा नोटिस ना आ जाए, तो इसलिए ना दे। तो ये सिर्फ बाइनेंस की बात नहीं, जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उनके साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है ना भैया, देश का पैसा है, देश के पास रहना चाहिए, उसी चक्कर में ये सारा कुछ किया गया। और अगर प्रॉपर तरीके से नॉर्म्स के साथ में करोगे, मैं तो हर एक को यही बोलता हूँ, अगर आपके पास में बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, और अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है और इन फ्यूचर जाके आप उस पर प्रॉफिट पे जो भी आ रहा है टैक्स भर रहे हो, तो आप टेंशन फ्री रहोगे। नहीं तो छुपते ही रहोगे, छुपाते रहोगे और टेंशन में रहोगे। देख लो जनता, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया के भी व्यूज है ये, टैक्स जमा करा दो। मैं तो खुद यही कहता हूँ, टैक्स जमा करा दो। बिटकॉइन की शुरू कुछ पैसे से हुआ था, अच्छा, मगर किसी ने अगर $1 का भी ले लिया होता 2010-2011 के अंदर, तो आज की डेट में वो लखपति होता। यार 2010 वापस ला दो, मेरे को लेने हैं। तो ये हर कोई मेरे से बोलता है, कई बार तो मुझे भी फील होता है, काश मैं 2011 में नहीं 2015 में चला जाता, कुछ और ले लेता यार। नहीं, मैं तो 2010 में जाऊंगा। $1 का मिल रहा है ना 60, लेकिन 60, एक 50, 60 स्टोरी रुपए बड़ी फेमस है, पिज्जा, बिटकॉइन पिज्जा डे की। यस, ठीक है ना, ये कहते हैं कि एक ऑफिशियल ट्रांजैक्शन ये मानी जाती है उसमें से एक, कि भैया किसी के पास 10,000 बिटकॉइन थे, 10,000 बिटकॉइन। अब वो 10,000 बिटकॉइन उसने माइंड किए होंगे, क्या किया होगा, और यहाँ पर उसने पापा जोन होता है ना, पापा जोन जैसे डोमिनोज होता है, पिज्जा हट होता है, ऐसे पापा जोन है यहाँ पे चला था। यहाँ पे ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली बहुत चलता है। तो पापा जोन्स पे जाके पहली ट्रांजैक्शन ऐसी हुई थी कि भैया 10,000 बिटकॉइन, वो मुझे 2 पिज्ज़ा दे दे। वो $20-30 के रहे होंगे, और आज 10,000 बिटकॉइन की क्या वैल्यू है? सिरी फोड़ लेगा बेचारा। बिलियंस ऑफ डॉलर में जाती है, बिलियंस ऑफ डॉलर में। बिल्कुल। और भी किसी ने कांड किया है सर, कोई गाड़ी वाड़ी भी खरीदी क्या? टेस्ला वेस्ला भी कह रहे थे बीच में, टेस्ला ने कहा था कि भैया हम बिटकॉइन के अगेंस्ट गाड़ी दे देंगे। नहीं, बिटकॉइन के, और उसने क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू किया था, लेकिन वही बात हो जाती है कि इसके अंदर क्या होता है, इसकी कंफर्मेशन में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव निकाल के लेके आए, बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क, ताकि पास करा जा सके और जल्दी क्विक ट्रांजैक्शन हो सके। लेकिन वही है ना, बिटकॉइन जो है ट्रांजैक्शन और ये सब चीजें कंपैटिबल नहीं है डेली यूज के लिए, पेमेंट सिस्टम के लिए, तो इसलिए ज्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। तो क्या लग रहा है सर, एक क्लोजिंग रिमार्क्स अपनी ऑडियंस के लिए, कोई एक यूनिवर्सल एक्सचेंज बन सकता है क्या, जिसमें हर कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हो और सिर्फ उसी पे ट्रेड हो, सारी कंट्रीज की कंप्लायंसेस हो जाए? ऐसा कुछ हो जाए तो मजा ही ना आ जाए। देखो, कोशिश तो सारी गवर्नमेंट यही कर रही है, लेकिन ये चीज ऐसी है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रोज नया। अब आपकी जेब में यहाँ पर मान लो एक फोन के अंदर अगर आप 10 बिटकॉइन लेके जा रहे हो, किसको क्या पता जब तक आपका फोन नहीं खोल के देखेगा वो। अब आप यहाँ जा रहे हो, यूएस से जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसी को क्या पता। ये चीज है, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस कोशिश के अंदर क्या होने लगा है आजकल, जैसे कि खास कर मैं यूएसडीटी के लिए बात करते हैं, कई जो है ना
यूज होते हैं स्कैम के लिए। देखो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्यों बदनाम है, उसका एक रीजन है कि कई जो लोग हैं टेररिज्म के अंदर इसको यूज करते हैं, कई लोग जो गलत वेबसाइट पे जाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, हवाला के लिए भी इसको कई लोग यूज करने लगे हैं। हाँ ठीक है ना सर, रशिया पेमेंट भेजनी अलाउ अभी तो भेजते हैं ना, बहुत गंदा हाल हो गया है। ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बदनाम है, ठीक है। और इसी के लिए अगर यूएसडीटी की बात करते हैं, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा है, जैसे कि वजीरक्स का हम बात कर रहे हैं, हैक हुआ है यूएसडीटी के अंदर वो रखता, तो यूएसडीटी कंपनी के पास में उन्होंने डाला हुआ है, उसके अंदर आपने जो कहते हैं ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो फ्रीज कर सकते हैं किसी का भी अकाउंट, मतलब उसको वो वहीं का वहीं रहेगा, फिर आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज़ें कोशिश करी जा रही हैं कंपनीज के लेवल पे भी, लेकिन गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि बनाने की कोशिश करे, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करे, लेकिन अभी ये बहुत मतलब इनिशियल स्टेज पे है, इसमें टाइम लगेगा। कितना यू नेवर नो, अभी तो पहले तो कंट्रीज के रेगुलेशन आ जाए। इस जन्म में देख पाएंगे। G20 के अंदर भी शायद बात हुई थी इसके बारे में, क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके या क्रिप्टो के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तो पहले कंट्रीज में कुछ आए, उसके बाद शायद एक मत बनेगी, क्योंकि किसी कंट्री को अगर इससे फायदा हो रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा ना फायदा हो रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यूएसए के अंदर आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, वो क्यों छोड़ेगी भाई इस चीज को? पता नहीं, पैसा आ रहा है ना उनके पास, तो बिटकॉइन बन रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, तो कई जो कंट्रीज हैं जिनको पता ही नहीं है बिटकॉइन के बारे में, वो करेंगी क्या? तो एक प्लेटफॉर्म पे लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं बनेगा सिस्टम, ऐसी उम्मीद है। अब वो 5 साल लगे 10 साल लगे, यू नेवर नो। क्या इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है इसको? कैसे ब्लॉक है? मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती तो क्या अब तक कर नहीं देती? आप मुझे बताओ, हमारी जितनी गवर्नमेंट स्ट्रांग रही है स्टैंड लेने के अंदर, अगर वो करना चाहती या कर सकती तो कर नहीं देती? कहीं ना कहीं उसके पीछे के 1-2 रीजन है जो हमें समझने पड़ेंगे। भैया गवर्नमेंट लोगों को देखती है, और पैसा कौन होल्ड करता है? लोग। अगर मान लो वो ब्लॉक कर देते, एक्सचेंजेस पे रह जाता उनका पैसा, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, तो पैसा किसका ब्लॉक था? हमारे देश का ना। बाबा रे, इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पैसा मतलब गवर्नमेंट कह रही है यार चल कोई बात नहीं, तू तो रख ले, बाहर वालों को तो मत दे यार। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत चीजें हैं समझने की हैं, करने की हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट थोड़ा स्टेडी चीजें करने की कोशिश कर रही है। टैक्स लगा दिया। एक अप्रोक्सीमेट इंडियन लोगों का पैसा कितना है भाई, ये बताओ? गिनती ही नहीं है। आप सोच नहीं सकते, उतना भी हो सकता है। मतलब जितना ऑफिशियली कहते हैं ना कि ऑफिशियली जितने अकाउंट्स है, उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा अनऑफिशियल अकाउंट्स होंगे। कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि शुरुआत ये तो एक्सचेंजेस जो मेन एक्सचेंजेस हैं ये तो 3-4 साल से एग्जिस्टेंस में है। उससे पहले अगर 5-10 साल की हिस्ट्री देखते हो, सब वॉलेट में तो रखते थे भाई। तो मतलब इट कैन रेंज बिटवीन 5,000 करोड़ टू 10,000 करोड़। 5,000 करोड़? 5,000 करोड़ तो कुछ होता ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। बाप रे, 1 लाख करोड़। 5,000 करोड़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कल ब्लैक रॉक ने अकेले ने 5,000 करोड़ के बिटकॉइन खरीदा ले सिर्फ एक दिन में। क्या है 5,000 करोड़? क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में 5,000 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। पिछले अगर आप देखते हो, एक कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी। सर बट एक बात बताओ, मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा। बताइए। 4,47,000 समझ लो, 4.5 लाख बिटकॉइन वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। आज की डेट में अगर उसकी कैलकुलेशन लेते हो, लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है, लाखों करोड़ों में। ये 2-4-5,000 करोड़ की तो बात सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। इतने तो वजीर एक्स का स्कैम हो जाता है। अब देख लो ना, 2,000 करोड़ का स्कैम है वजीर एक्स का। 2,000 करोड़ का। बट एक बात बताओ, फिर उस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट तो सही रोती है, कहती है भैया टैक्स तो आ नहीं रहा। टैक्स आएगा ना। कैसे आएगा? देखो लगाम लगी है ना। हाँ। चीजें करी हैं। देखो नई चीज है, चीजों को समझने में, लोगों को समझाने में, रेगुलेशन बनाने में, सब कुछ ऑब्जर्व करने में, पूरी दुनिया क्या कर रही है उसको सारी चीजों को समझने में टाइम लगता है ना। तो ये अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग फेज में और चीजें डेवलप हो रही हैं। रेगुलेशंस भी आते दिखेंगे, और मुझे लगता है कि यार अगर रेगुलेशंस आएंगे तो लोग और कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे इन सारी चीजों को, ज्यादा अच्छे से कन्वीनियंटली ट्रेड कर पाएंगे। टीडीएस का लोचा नहीं है, इनकम और थोड़ा टीडीएस का मैं तो यही कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर टैक्सेशन पार्ट कम हो जाए और टीडीएस 0.1% हो जाए और टैक्सेशन टीडीएस की सारी स्लैब के हिसाब से हो जाए, तो कहीं ना कहीं इतना रेवेन्यू आता दिखेगा ना आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू,
आप सोच भी नहीं सकते, जो मुझे लगता है जिस हिसाब से यूजर्स हैं इंडिया के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके। और टीडीएस कहीं ना कहीं यार लोगों के लिए काटना तो बड़ा मुश्किल है, मैंने भी देखा, मतलब सामने वाले का नहीं, पैन कार्ड इंडिविजुअली नहीं आधार काट सकते आप, काट ही इंडिविजुअली नहीं सकते काट भैया आप, इम्पॉसिबल है वो, रिटर्न नहीं बढ़ता आपका, नहीं, 20% टीडीएस का नोटिस आ जाता है। इंडिविजुअल नहीं काट सकते, उसके लिए प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और वो है इंडियन एक्सचेंजेस जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या बाइनेंस काट रहा है टीडीएस, कर दिया उसने? बाइनेंस ने अभी शुरू नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर उम्मीद है एक। लेकिन KuCoin है एक और एक्सचेंज जो कि सबसे पहले इंटरनेशनल एक्सचेंज था, जो FI हुआ था, वो इस पे काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे पंकज तंवर जी हमारे साथ बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया चैनल से, और आज सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातें बताई, और बिटकॉइन का इजाद कहाँ से हुआ मुझे तो आज ही पता चला, मेरे को आज तक नहीं पता था। बाकी पिज़्ज़ा खाना कई बार महंगा भी पड़ जाता है, आज ये भी पता चला। तो दोस्तों आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे, और हाँ अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, सो दैट हम अगले पॉडकास्ट में उन सब क्वेश्चंस को कवर करें। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।